हम लोग राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, नेशन बिल्डिंग के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। मर्यादा की जब बात करी तो मैं वो उस बयान पर भी बोलूंगी जब लालू जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जो हैं उनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवारवाद के बारे में वो जानते नहीं हैं, परिवार की खुशी के बारे में नहीं जानते हैं। तो तब आप लोगों ने सबने मोदी का परिवार आपने अपने वो लिया था, ट्विटर पे लगाया था। तो क्या आप उनके साथ भी काम कर चुके हैं, लालू जी के साथ संसद में आप सब साथ बैठते हैं, तो ये मर्यादा वो क्यों नहीं? मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है। मोदी जी तो पूरे भारत के लोगों को ही अपना परिवार मानते हैं। हमारे भारत की परंपरा यह रही है, प्रारंभ से हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। जब आपकी पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, एक तरफ कांग्रेस मुक्त भारत, दूसरी तरफ आपकी पार्टी में इतने सारे कांग्रेसी शामिल हो गए हैं कि आपकी पार्टी और कांग्रेस में ज़्यादा फर्क नहीं नज़र आता क्योंकि इतने कांग्रेसी दिखते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो कांग्रेस में काम कर रहे थे उनको लगने लगा कि जिस उद्देश्य को लेकर कांग्रेस पार्टी बनी थी, अब वैसी कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई है। यह कांग्रेस पार्टी एक परिवारवादी पार्टी हो गई है और वह लोग मानने लगे हैं कि इस देश का भला अब इस कांग्रेस पार्टी के रहते नहीं हो पाएगा और इस देश को शिखर तक ले जा सकती है कोई पॉलिटिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, जो इस देश को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं सारे के सारे बुरे लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन दोनों बातें होती हैं। परिवार पर जो डिपेंडेंसी है उसकी वजह से उनका डाउनफॉल हुआ है, क्या ये आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है वो परिवार के आगे देख ही नहीं सकती? क्या इस वजह से थोड़ी ये कमजोरी तो है, इसे तो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन चाहे जैसा भी हो, नेतृत्व वही परिवार ही करेगा। लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो कहते हैं जब तक परिवार है तब तक कांग्रेस है, बिना परिवार के कांग्रेस नहीं हो सकती। तो परिवार ही तो कांग्रेस चला रहा है, इसलिए कांग्रेस की हालत ये हो रही है। और कांग्रेस के लोगों को समझ में आने लगा है, इसी कारण बहुत सारे कांग्रेस के दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी तरफ से सुधारने की कोशिश की, नहीं कांग्रेस सुधर पाई तो उनके पास कोई विकल्प शेष नहीं बचा, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने स्वीकार की है। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा है कि नहीं, क्योंकि एक वीडियो निकला था जहां पर राहुल गांधी को उनके पार्टी के ही कुछ नेता कह रहे थे, नेता या कार्यकर्ता कह रहे थे कि एक आप ही हैं जो मोदी जी का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि आप ही हैं जो तानाशाही के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो लड़ तो रहे हैं। तो लेकिन आप उनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं देखते राहुल गांधी? अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सबके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमें तो मतलब जर्नलिस्ट हो या फिर लोगों को तो लगता है कि बीजेपी रोज आरती उतारती होगी उनकी तस्वीर की कि जब तक राहुल गांधी बने रहेंगे आप लोगों के लिए तो प्रचार भी वही करते हैं। बने रहें, लेकिन देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ न कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहाँ से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं। कहाँ जेल में डाल रहे हैं? हम कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। मान लीजिए हमने गलत हमारे कारणवश जेल चले गए तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं। ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा संभव है? टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप डरा के रखते हैं, ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो जाए। मैं कहता हूं कि ईडी, आईबी, सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है,
ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसीज काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजनाथ जी, क्यों नहीं अदालत से राहत मिल रही है उनको? इतने साल तक, मतलब मिलियंस ऑफ केसेस। यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? अरविंद केजरीवाल की मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही? कविता जी भी जेल में है। कविता जी भी जेल में। तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ? भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या? न्यायालय का जो भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा, स्वीकार करेंगे हम। इसीलिए तो डर के मारे सभी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी पार्टी में आए तो फिर वॉशिंग मशीन, यही तो सब कह रहे हैं। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। एजेंसी को जो अपना काम करना है एजेंसी अपना काम करेंगे। पर जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं वो आपके निर्देश पर काम कर रही हैं, यही कह रहे हैं सब विपक्षी। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दो? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप है। वो अपनी कमजोरियों पर, अपनी गलतियों पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता को विपक्ष के लोग गुमराह कर रहे हैं, और कोई ये गुमराह करके सोचेगा कि हम भ्रष्टाचार के आरोप से बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। जी, जब इतने सारी पार्टियों से लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं, इट्स लाइक अ बिग टेंट। आपके बीजेपी एक टेंट की तरह है, जब सब लोग आपकी पार्टी में आ रहे हैं और सबको पद मिल रहे हैं या टिकट मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है आपकी पार्टी में। सभी को नहीं, चलिए ज्यादातर लोगों को। तो अब जो इतने सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं जो निष्काम सेवा कर रहे हैं, जब उन्हें कोई पद नहीं मिलता, उन्हें टिकट नहीं मिलता, और जो बाहर से आते हैं माइग्रेंट, उनको जब पहले ही मैंने कहा ना कि हम लोग जब राजनीति में आए थे, राजनीति क्या, उसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जब स्वयंसेवक बने थे ना, कभी सोचा नहीं था कि हम लोगों को एमएलए बनना है, हम लोगों को एमपी बनना है। राष्ट्र निर्माण का यही पाठ हम लोगों को पढ़ाया गया था, और इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने, और फिर उसके बाद राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आ गए हम लोग। कभी सोचा ही नहीं था, जो होना होगा होगा। आपका जो डिसिप्लिन, आपके हम राजनीति पे आए हैं तो हमको पद नहीं मिलेगा तो हम काम ही नहीं करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। बट राजनाथ जी, आपकी जो आरएसएस वाली ट्रेनिंग है, या आप जो सालों साल आपने काम किया बिना किसी पद के, ऐसी ट्रेनिंग जो नए रिक्रूट्स जो आते हैं बाकी पार्टियों से, उनका डिसिप्लिन तो है नहीं ना ये सब करने का? नहीं, वो कैसे बन जाते हैं आप, वो इस ढांचे में कैसे डल हमारे जाते यहाँ काम करने वाले हमारे दल में सब सारे लोग हैं जी, जब देखते हैं कि देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा है तो उन्हें गौरव की अनुभूति होती है। समाज कल्याण के लिए इतने सारे काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है, इसको देखकर वो गौरवान्वित होते हैं। जब पार्टी की सराहना समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जब वो सुनते हैं तो उनको बेहद खुशी होती है। पर जैसे नीतीश बाबू है, अंत्योदय के कारण तो नहीं आए ना, आपके अंत्योदय कारण गए, वो तो दल बदल के फिर बार बार आते हैं आपके। आपने कहा कि दरवाजा बंद है, फिर भी वो आ जाते हैं आपकी पार्टी। आए ना, और आप कहेंगे उधर गए फिर उधर से इधर आ गए, यही आरोप है आपका ना जी। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात आप भूल जाते हैं, कहीं भी रहे वो, लेकिन कभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। यह कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति हमारे साथ यदि आता है तो स्वाभाविक रूप है हमको प्रसन्नता होगी। राजनाथ जी, ठीक है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, पर वो इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहे, और बिहार का हाल देखिए, आप उन पर इल्जाम नहीं लगाएंगे कि हालत देखिए आपके राज्य का? अब देखिएगा बिहार के हालात बदलेंगे, बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। ये वायदा है आपका? बिल्कुल वादा है, क्योंकि जब तक देश के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक पूरे भारत के समग्र विकास की कल्पना की ही नहीं जा सकती। क्या यही कारण है कि जो आपने जो गोल रखा है 400 पार, इसमें आप सबको
लेकर चलना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के लोग आप में शामिल हो जाए? क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपको जरूरत नहीं है इतने लोगों को लाने जरूरत की बात है, कोई आना चाहता है, परिवार में शामिल होना चाहता है, तो हमको क्यों आपत्ति होगी? आपकी मैसेजिंग डाइल्यूट नहीं होगी राजनाथ जी? कोई मैसेजिंग हमारी डाइल्यूट नहीं हो रही है। हम तो एक विचारधारा के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, हम कुछ कार्यक्रमों के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि भारत को हमको विकसित भारत बनाना है। तो हमें आपत्ति क्यों होगी? जितने लोग आना चाहते हैं आए, सबका स्वागत है। और उसमें आइडियोलॉजी वगैरह कोई बाधा नहीं है? नहीं, पार्टी की जो रीत नीति, जो विचारधारा है, इन सब सारी चीजों को समझने के बाद ही जो सीनियर लोग आते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से, इन सब सारी चीजों को सोच समझ कर ही तो आते हैं। जब मैं फिर से दक्षिण भारत की ओर मुड़ना चाहूंगी। आप अभी वहीं से आए हैं। जब दक्षिण भारत में जब केरला, तमिलनाडु, यहाँ पर इक्का दुक्का सीट ही आएंगे इस बार? अगर इक्का दुक्का नहीं, ज्यादा? हाँ, ठीक ठाक आएंगे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अगर दक्षिण भारत जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कर्नाटक में तो स्वीप ही करेंगे। कर्नाटक में स्वीप करेंगे, लक्ष्य यही है। अच्छा, ठीक है, एक आध सीट का हो सकता है इधर उधर, लेकिन स्वीप करेंगे। कर्नाटक में इतने सारे आपके लीडर्स एक दूसरे से इतना लड़ते मरते हैं, कहां से आपके नंबर आएंगे इस बार? देखिए, लीडर्स एक दो इधर उधर करते होंगे, वो अलग की बात है, लेकिन देश इस समय देखना चाहता है, देशवासी यह देखना चाहते हैं कि देश को शिखर तक कौन ले जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद कौन बड़ा कर रहा है और कौन और बड़ा कर पाएगा, इसको देखते हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनकी नजर मोदी जी पर जाती है। एक बहुत बड़ा आकर्षण तो यह भी है, कितने जनता और हमारे साथ आ रही है। आपकी पार्टी को कितने और इलेक्शन में मोदी जी के नाम पर ही मोदी जी जा रहे हैं, कहाँ चिंता कर रहे हैं? मोदी जी रहेंगे। ये तो तीसरा टर्म है, चौथे टर्म में भी रहेंगे। तो मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3, मोदी 4, मोदी 5? कोई हर्ज नहीं। जब तक सामर्थ्य है तब तक रहेंगे, जब तक देश चाहेगा तब तक रहेंगे। मैं राम मंदिर के बारे में बात कर रही थी उस वक्त जब दक्षिण भारत की बात हो रही थी। फिर से उस पर लौट आऊंगी, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को लेकर एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि इसको ऐसे टाइमिंग पर किया गया है प्राण प्रतिष्ठा कि 2024 के इलेक्शन के आसपास ही हो। और अब अगर आप देखें, हर पॉलिटिकल रैली में यही बात उठती है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी को निमंत्रण दिया गया था, वो नहीं आए। तो इस बात को पॉलिटिकल रैलीज में कहने की क्या जरूरत है? अरे भाई, ये लोग आलोचना करते हैं कि हमको बुलाया नहीं गया। ये कहते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक था, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। तो जनता की आंखों में वह धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जवाब देना हमारे लिए आवश्यक है या नहीं है? हम जनता को बतला रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। इनको भी आमंत्रित किया गया था प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पर इसको पॉलिटिकल इशू बनाने का जिम्मा किसका था? हम कहाँ पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बना रही है। कांग्रेस बना रही है। हाँ, इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमारा प्रारंभ से था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। एनडी तिवारी, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह, मुलायम सिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, फिर आपकी सरकार आती है। 1 year, 131 days, 131 days आई थिंक, एंड प्रेसिडेंट्स रूल, फिर मायावती, फिर मुलायम जी, फिर मायावती, नो गवर्नमेंट मोर देन 2 years। देयर वाज अ रीजन जब उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। 70 के दशक से लेकर फिर अखिलेश यादव तक, तब तक इतने दशक चले गए, इंस्टेबिलिटी। ऐसा क्यों हुआ राजनाथ जी? कई पॉलिटिकल पार्टीज थी, अस्थिरता का माहौल था। और एक बार तो 1991 में जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय तो हमारी 4 की 4 राज्य सरकारें जो थी इस देश में, उसको उस समय की केंद्र की सरकार ने भंग कर दिया था। अयोध्या में जो ढांचा गिरा था उसके बाद, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये अस्थिरता बनी रही, कोई अस्थायी सरकार वहाँ पर
नहीं आ पाई है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रही है, अच्छी तरह काम कर रही है, प्रभावी भूमिका निभा रही है, और कानून और व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है, और विकास भी तेजी के साथ वहाँ पर हो रहा है। डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनका पूरा सहयोग और राज्य में योगी जी का नेतृत्व, इसके परिणाम स्वरूप हमारा उत्तर प्रदेश सब तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर 80s और 90s में ऐसे हो क्यों रहा था? क्यों सरकारें बार बार गिराई जा रही थी वहां पर? देखिए, हर स्टेट में कभी न कभी इस प्रकार के फेजेज आ जाते हैं। इतना तो कहीं कहाँ नहीं, देखिए कभी कभी किस राज्य में? उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी तो कोई राज्य नहीं है ना, ये भी तो विचार करिए। हाँ। महाराष्ट्र में भी कुछ समय इसी प्रकार की स्थिति रही है। हाँ। ऐसे ये बड़े राज्यों में कभी कभी इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, एक फेज चलता है, उसके बाद स्टेबिलिटी आती है। अब 30-32 वर्षों का एक फेज था, वो गुजर गया, पर इसी अब स्थायित्व उत्तर प्रदेश में आ चुका है। इसी राज्य से इतने प्रधानमंत्री आए, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं, फिर भी इतना बैकवर्ड था। देखिए, प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं इसलिए स्टेबिलिटी रहेगी, यह कोई तर्क नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट होने के कई कारण होते हैं। जब समाज को पॉलिटिकल पार्टी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर बांटकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करती हैं, तो उस राज्य में कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है। और उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जाति, पंथ, मजहब, इसके आधार पर राजनीति करती हैं। अब स्टेबल गवर्नमेंट जब आई है, तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जो जाति, पंथ और मजहब के आधार पर काम नहीं करती है, बल्कि प्रदेश के विकास के लिए, सबके कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है हमारी। तो इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट है, स्थायी सरकार है, चल रही है। 2017 में भी हमको उत्तर प्रदेश की जनता का, हर जाति, हर पंथ, हर मजहब, धर्म के लोगों का हमको समर्थन प्राप्त था। और 2022 में जब चुनाव हुआ तो पहले से अधिक समर्थन प्राप्त हुआ, और 2027 का जब चुनाव होगा तो इससे भी ज्यादा अधिक समर्थन उत्तर प्रदेश में हमको प्राप्त होगा। तो क्या ये स्टेबिलिटी आ गई उत्तर प्रदेश में? क्या आप ये समझते हैं कि एक ट्रेंड है कि जाति बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका अंत होने वाला है, खात्मा होने वाला है? क्या हो सकता है? देखिए, मैं मानता हूं कि देश की जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने सरकार चलाई है केंद्र में, सचमुच मैं कहूं कि यह एक मॉडल गवर्नमेंट है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आपने देखा होगा 2014 का चुनाव लड़ते हुए भी, 2019 का चुनाव लड़ते हुए भी, कभी भी हम लोगों ने जाति, पंथ, मजहब, यह सब सारी बातें नहीं की, अथवा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिसे कोई यह कह सके कि यह पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन है।